Good morning, everyone. Welcome back to our online class again. For the last time, for this lesson, the fourth lesson of history, that is the Mughal Empire, Mughal Shasan. In the last class, we have discussed about the different policies of Akbar. अकबर की बहुत सारी policies के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार उसने अलग अलग जिम्मेवारियां दे रखी थी. उसने अपने जो पूरा साम्राज्य था उसको अलग अलग एरिया में बांट दिया गया, इसको बोला गया सूबा. उनकी देखभाल के लिए व्यक्ति रखा गया, उसको बोला गया सूबेदार. तो इस प्रकार उसने उस अलग अलग फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी कि रेवेन्यू के लिए जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए उसको डिसाइड करने के लिए उसको दीवान बोला गया. तो इस प्रकार और वो सारे मिलके शासन अच्छे से करते, मनसबदार की मदद करते. जितने भी अधिकारी होते, जैसे बख्शी एक वर्ड दे रखा था मिलिट्री पे मास्टर, जो कि सेना को सैलरी वगैरह देने का काम करता है, इसको ये दे रखी थी पावर. तो ये सारी चीजें सारे मिलकर शासन करते, इस प्रकार डिवाइड कर रखा था. फिर उसने देखा कि इनटॉलरेंस ऑफ रिलीजन वाज देयर, कि अब उसके शासन के दौरान उसने देखा भारत में प्राचीन समय से काफी लंबे समय से अलग अलग धर्मों के लोग रहे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, बहुत सारे लोग रहे. तो उसने सोचा कि इंटॉलरेंस है, आपस में एक दूसरे को देख के कुछ नहीं है, तो उन्होंने सबको बुलाया एक इबादत खाना जहां की नमाज वगैरह अदा करने की जगह थी, वहां उनसे डिस्कशन किया. तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, उनके विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वो एक दूसरे धर्म को देखना पसंद नहीं करते और एक दूसरे में कमियां निकालते हैं. फिर उसने एक नया विचार जनरेट किया सुलह कुल का. सुलह कुल का मतलब था यूनिवर्सल पीस, की सब मिलकर रहे, शांतिपूर्वक रहे, धर्म की अच्छी बातें को कॉमन तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए. जैसे ऑनेस्टी है, जस्टिस है, पीस है, कि सब धर्म शांति की शिक्षा देते हैं, ईमानदारी की शिक्षा देते हैं, न्याय की शिक्षा देते हैं और सब धर्मों को समान मानते हुए चलाया जाए. अबुल फजल ने इसमें मदद की. अब उसके बाद द मुगल एम्पायर का 17वीं सेंचुरी एंड आफ्टर, 17वीं शताब्दी उसके बाद मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य की स्थिति कैसी रही. अब प्रशासन अच्छा था, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन अच्छा था, मिलिट्री पावर अच्छी थी, सेना की ताकत भी अच्छी थी, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली पावरफुल ये जो मुगल साम्राज्य था बहुत मजबूत साम्राज्य बनकर उभरा, अच्छी इन्होंने उन्नति की. एंड द ट्रेवलर्स फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से ट्रेवलर्स आए, उन्होंने इसको क्या बोला, ए फेबल लैंड ऑफ वेल्थ. जैसे फेबल क्या होता है, काल्पनिक कहानियां, जैसे छोटी कहानियां सुनाते कल्पना करके, तो उसी अनुसार काल्पनिक, और वो भी कल्पना करना कितना धन है यहाँ, इतने पैसे के बारे में बताया गया. तो बाहर से यात्री आए थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पैसा बहुत है. लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ एक चीज और, जिसको बोलते हैं कंट्रास्टिंग, विरोधाभासी, यानी इसके बिल्कुल उल्टा भी दिखाया उन्होंने, या गरीबी बहुत थी. अब बोल रहे पैसा भी बहुत था, गरीबी भी बहुत थी. दोनों चीजें कैसे, यानी जिनके पास पैसा था उनके पास बहुत सारा था, जो गरीब थे वो बहुत ज्यादा गरीब थे. अंतर था, यानी इनइक्वलिटीज वर देयर, असमानता थी, बराबर पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, यानी सबके पास बराबर हो, यानी कुछ के साथ पास तो बहुत ज्यादा पैसा था, कुछ के पास खाने के लिए नहीं था. जैसे भारत की स्थिति आज भी है, भारत में प्रोडक्शन है ग्रेन्स का, अनाज का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, मोर देन सफिशिएंट. इवन द ग्रेन इज रोटन इनसाइड द ग्रेनरीज, जो हमारे अफसे के गोदामों से अनाज सड़ता है बहुत बार, इतनी फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास. और एक तरफ उड़ीसा, झारखंड ऐसे बेल्ट भी हैं जहां लोग भूख से मरते हैं. तो हमारे भी उल्टी स्थिति है, अनाज बहुत सारा देश के पास, सड़ता भी है, लेकिन दूसरी तरफ लोग भूख से भी मर रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा. वैसे ही मुगल एम्पायर के टाइम पर भी थी, बहुत सारी वेल्थ इकट्ठी थी, पैसा बहुत था, लेकिन बहुत सारे लोग गरीब भी थे, इनइक्वलिटी थी, पैसा बराबर नहीं मिलता था. अब ये सारी स्थिति थी कैसे. अब ये जो मनसबदार हमने देखा, ये मनसबदार बना रखे थे कि अलग अलग एरिया में कुछ लोगों को जिम्मेवारी दी गई, और हमने देखा इनको रैंक दे रखे थे. रैंक कैसे थे, जिस व्यक्ति के पास, मनसब का मतलब भी रैंक होता है, जिस व्यक्ति के पास जितने ज्यादा घोड़े और घुड़सवार होंगे उसके अनुसार उसको रैंक मिलता. यानी एक व्यक्ति इसके पास कितनी बड़ी सेना है, ताकि राजा को जरूरत पड़ेगी कितनी अच्छी सेना दे सकता है, वो उसके अनुसार रैंक दे रखा था. अब शाहजहां के शासन के दौरान लगभग 8000 मनसबदार थे. शाहजहां ने 8000 मनसबदार थे, यानी 8000 अलग अलग एरिया डिवाइड करके इसमें एक व्यक्ति को छोड़ रखा था, वो वहां से रेवेन्यू कलेक्शन करता. लेकिन हमने देखा रैंक अलग अलग थे, कि किसके पास कितने घोड़े और घुड़सवार, उसके अनुसार उसका रैंक बड़ा होता. तो उसमें केवल 445 थे, वो बड़े मनसबदार थे, यानी जिनके पास 5000 से ज्यादा घोड़े और घुड़सवार सैनिक रहे उनके पास, ये 445 थे. अब देखो ये 445 लगभग 6% भी नहीं बनता इसका टोटल. इनके पास 61.5%, लगभग 61.5% जो रेवेन्यू कलेक्शन के जो पैसा इकट्ठा होता था किसानों से या जमींदार वर्ग से या फिर आर्टिसन
जो अलग अलग प्रकार का कारीगर वर्क था उससे जो रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं उसका 61.5% तो केवल इन 445 मनसबदार और उनके सैनिकों को सैलरी में चला जाता। यानी इतना पैसा तो इन 445 जो मनसबदार के सैनिक की सैलरी में ही चला जाता था। अब पीछे कितना बचा, लगभग 38% ही, लगभग 38% बचा और बाकी पूरे साम्राज्य के लिए था। उसमें भी छोटे मनसबदार और रह गए, छोटे मनसबदार और रह गए, उनके लिए पैसा फिर बचा, सामान्य लोगों के लिए क्या बचा, कुछ नहीं। अब ये मुगल एम्परर थे, मुगल शासक थे और ये मनसबदार थे, पैसा बहुत खर्च करते थे। और पैसा कहाँ खर्च करते, खाने पीने की चीजों पर, जो वस्तुएं अच्छी लगती उसको खरीदने में। तो इसका मतलब बेनिफिट किसको मिलना चाहिए, ग्रेन्स कौन प्रोवाइड करता, पीजेंट, किसान, फार्मर। अब उसको यानी खरीदते तो उसको बेनिफिट मिलेगा, यानी उसको पैसा मिला, अच्छी आमदनी हुई। उसके बाद जो आर्टिसंस हैं, जो अलग प्रकार के आर्टिकल्स बनाते हैं, तो उनकी जरूरत पड़ती राजा को और मनसबदार को, उनको पैसा बहुत मिला। इसका मतलब तो अमीर होने चाहिए थे वो, लेकिन देखो स्थिति उल्टी कैसे हो गई, रेवेन्यू कलेक्शन उतना ही ज्यादा, टैक्स उतने ही ज्यादा लगा दिए गए। अब एक एग्जांपल के द्वारा पढ़े, मान लो आपको हर महीने 10,000 रुपए दिए जाएं, लेकिन अब मार्केट में जो आपके लिए जरूरत की चीजें खरीदनी जाए, उनकी महंगाई इतनी हो, आपको 200 रुपए केजी टमाटर मिलने लग जाए, 100 रुपए केजी आलू हो जाए, इस प्रकार सब्जी खरीद रहे हैं, उसी प्रकार खाने पीने की चीजें हैं, गेहूं में 5,000 रुपए क्विंटल हो जाए, इस प्रकार आपको बता 10,000 में तो गुजारा ही नहीं होता। और वैसे देखने में 10,000 ठीक रहता, मान लो इसी प्रकार चाहिए 1 लाख हो, लेकिन महंगाई उतनी ज्यादा होगी तो 1 लाख कहाँ, उसकी वैल्यू तो नहीं रही। उसी प्रकार यहाँ क्या हुआ, उन आर्टिसंस को और पीजेंट्स को पैसा दिया गया जब उनको जरूरत थी, लेकिन उनके ऊपर उतना ही ज्यादा टैक्स लगा दिया गया, वापस ले लिया गया वो पैसा, यानी बचता बहुत कम, उनके पास बहुत कम पैसा बचता टैक्स देने के बाद। तो इस प्रकार वो गरीब रहे। इस टाइम के ऊपर पैसा किसने कमाया, या तो बड़े किसान थे, जो बड़े किसान जिनके पास जमीन ज्यादा थी, या मर्चेंट जो व्यापारी था जिसने सामान बेचने और खरीदने में केवल पैसा लगाया, या फिर बैंकर्स जो उधार देने वाले थे, दूसरों को उधार देते, इंटरेस्ट लेते उस पर, उन लोगों को फायदा हुआ। तो यहाँ पैसे की इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, जिस वजह से गरीबी भी बहुत थी, और जो अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था, दरबार संबंधित लोग थे, मनसबदार के पास पैसा बहुत सारा था। ये तो शाहजहां के टाइम पर देखो हमने इतना सारा पैसा वहां डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जैसे जैसे शासन 17वीं शताब्दी के बाद कमजोर होता चला गया, यानी शासन के ऊपर अथॉरिटी कमजोर हुई, तो उनके जो सर्वेंट थे यानी उनके जो मनसबदार थे, जो नौकर के तौर पर काम करते, सहायक थे उनके, वो धीरे धीरे मजबूत होते चले गए। इसमें 2 एग्जाम्पल देखें, हैदराबाद और अवध, वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने शुरू हो गए, इंडिपेंडेंट। हालांकि शुरुआत में उन्होंने अथॉरिटी किसको माना, मुगल साम्राज्य को, लेकिन जैसे जैसे मुगल साम्राज्य और कमजोर हुआ, आपने देखा 1707 कौन लास्ट जो मुगल शासक थे, उनके बाद शासन कमजोर होता चला गया। लेटर मुगल्स आए तो जिसमें कि आलमगीर रहे, फारूक शाह रहे, बहादुर शाह रहे, वो कमजोर शासक रहे। तो उसके बाद जो बाकी स्टेट थे, छोटे राज्य जो प्रोविंस थे, उनके अंदर शासक थे मजबूत थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो इस प्रकार मुगल शासन धीरे धीरे फिर खत्म होता चला गया। ये था हमारे यहाँ मुगल एम्पायर, यानी शुरुआत किसने की थी हमारे यहाँ, हु एस्टैब्लिशेस, बाबर ने कब की, 1526 में मुगल शासन की शुरुआत की थी। 1707 तक वास्तविक शासन रहा, जब औरंगजेब तक शासन रहा, अच्छा शासन चलाया गया। लेकिन उसके बाद लेटर मुगल्स आए, उसके बाद मुगल शासक तो बने, लेकिन बहुत कमजोर शासक बने, वो बाकी एरिया पर कंट्रोल नहीं कर पाए। तो वास्तविक शासन तो ये रहा, हालांकि शासन बाद में भी चला। 1857 में भी हमने देखा बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे, उन्होंने लीड किया था दिल्ली में हमारा रिवॉल्यूशन को 1857 को, लेकिन ये इतना एरिया, इतना जो शासन किया, थोड़ा मजबूत शासन था। उसके बाद बहुत कमजोर शासन होता चला गया मुगल एम्पायर के दौरान। तो ये था हमारा टोटल मुगल एम्पायर। The question answer will be provided in PDF format. If you are in doubt, then you can ask by leaving a message or by making a call to me. Thank you and have a nice day.